देखिए, अब मेरी बात ध्यान समझिए, देखिए नेक्स्ट चैप्टर क्या है बेटा, आपका बताइए। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस। ठीक है ना, इसको इन शॉर्ट हम लोग क्या कहते हैं बेटा? MTDR। किसी मसाले का नाम नहीं है, MDH की तरह। MTDR क्या कहते हैं बताइए इसको? MTDR, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस। क्या कहते हैं बेटा इसको बताओ? MTDR, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस। ठीक है बेटा, चलिए अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझिएगा मेरी बात। ये चैप्टर, इस चैप्टर की खासियत क्या है? देखिए पहले इस चैप्टर की खासियत क्या है। इस चैप्टर से अब देखिए, आप लोगों को पता है एग्जाम का पैटर्न आपके क्या है, ध्यान से समझिए। एग्जाम का पैटर्न आपके क्या, आप जानते हैं। आपके एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं बेटा सेक्शन ए, एक होता है आपका सेक्शन ए, है ना, और एक क्या होता है बेटा आपका? सेक्शन बी, सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चन आते हैं तुम लोगों को क्या पता होगा? तुम लोग दिए नहीं एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। सेक्शन बी में कैसे क्वेश्चन आते हैं? एग्ज़ाम दिए होते तब तो पता होता है। आ गए लोग बस सेकेंड ईयर में। 6 का ए, 6 का बी, 7 का ए, 7 का बी, 8 का ए, 8 का बी, 9 का ए, 9 का बी। ये पैटर्न होता है पूरा। ठीक है ना, ये पूरा पैटर्न होता है। अब आप समझिए पहले क्वेश्चन कैसे आते हैं। मतलब क्या, सेक्शन ए में एक क्वेश्चन फुल आएगा किसी चैप्टर से, कंफर्म है। मान लीजिए एक चैप्टर से थर्मोडायनेमिक्स से आ गया, तो थर्मोडायनेमिक्स से क्या आएगा? स्टेट एंड प्रूव कार्नोट थ्योरम, और कार्नोट थ्योरम पे एक न्यूमेरिकल आ जाएगा। एक क्वेश्चन फुल हो गया वो। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे चैप्टर से, तीसरे चैप्टर, चौथे, जिससे भी उसको आना हो, एक फुल क्वेश्चन एक खड़े आएगा। जो सेक्शन बी होता है बेटा, उसी में बच्चे फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? मान लीजिए 6 का ए आ गया आपका मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन से, 6 का बी आ गया आपका कंडक्शन से, तो आप फंस गया। अब अगर आपने मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन नहीं पढ़ा है, कंडक्शन पढ़ा है, एक अटेम्प्ट आप कर पाएंगे, एक आप नहीं कर पाएंगे। मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन पढ़ा, आपने कंडक्शन नहीं पढ़ा है, तब भी एक अटेम्प्ट कर पाएंगे, एक आप नहीं कर पाएंगे। और दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट आपने कर दिया, तो एक अटेम्प्ट आपका मान लिया जाता है, वो आप करें चाहे ना करें। क्योंकि आपको पता है कि 4 में से बेटा 2 ही क्वेश्चन करना होता है इस सेक्शन में, और 4 में से 2 करना होता है इस सेक्शन में। ठीक है नहीं, 4 में से 2 इसमें से करना है, 4 में से 2 इसमें से करना है। 4 क्वेश्चन ऐसे हो गया, और एक क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। एक जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो कंपलसरी होता है। अब कंपलसरी का मतलब क्या है? कंपलसरी का मतलब क्या है? कि नहीं करेंगे तो फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। कंपलसरी मतलब क्या है? एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मतलब क्या कि आपको कंपलसरी में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये मतलब होता है। ये नहीं कि नहीं करेंगे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा आपको, या फेल कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अनिवार्य का मतलब होता है कि उसमें कोई ऑप्शन आपके पास, कोई विकल्प नहीं। आप चाहे तो छोड़ेंगे, पर वो पूरा ही छोड़ना पड़ेगा आपको। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई उसमें ऑप्शन नहीं है। जैसे यहाँ तो ऑप्शन है ना, 4 में से 2, 4 में से 2, वहाँ पे ऑप्शन नहीं होता। 5 सवाल आते हैं, 5 में से आपको जो आ रहा है करिए, नहीं आ रहा है मत करिए। कोई विकल्प नहीं है कि 5वें के अलावा 6वां दिया तो 6 में से 1 कर दीजिए, 7 में से 1 कर दीजिए, ऐसे नहीं होता है। कभी कभी एग्जामिनर 6 देता है, 5 करने को बोल देता है, वो और बात है, एग्जामिनर की चॉइस है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन नंबर 1 में 2-2 नंबर के 5 सवाल आते हैं। क्लियर भैया? अब मेरी बात ध्यान समझिए, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोग को। अब मेरी बात ध्यान समझिए। तो जो सेक्शन ए होता है वो तो बच्चे निकाल ले जाते हैं, फुल क्वेश्चन रहता है। फंसते बेटा कहाँ है? सेक्शन बी में। और ये जो हाँ, एक चीज़ और, एग्जाम में आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन?
किस चैप्टर से अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है। जिस सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसे पहले हमने क्या पढ़ाया, थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी, तो थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी का क्वेश्चन पहला आप अटेम्प्ट करेंगे सेक्शन ए से, और सेक्शन बी में भी दिया होगा उसको वहाँ से अटेम्प्ट कर देंगे आप। आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जिस सीक्वेंस में हम पढ़ाएंगे उसी सीक्वेंस में आपको प्रायोरिटी देनी है चैप्टर्स की। देखिए भैया, सेकेंड ईयर में परसेंटेज जो है वो कम हो जाता है बच्चों का। रीज़न क्या है, आप तीनों पेपर पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं तीनों पेपर, आपको तीनों पढ़ा शुरू हुआ कि नहीं हुआ, ऑप्टिक्स शुरू हुआ कि नहीं हुआ अभी, तो क्या हुआ, नैसर आ गए थे तो क्या आप पढ़ाए थे ऑप्टिक्स में? तो क्या पढ़ाए थे वो पहले वाले सर जो थे? वैभव सर क्या पढ़ाए थे? ये सब बता दिए थे। और ये क्या बताएं दूसरे सर जो है? तो क्या था वो टॉपिक? जनरल थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन शुरू किए होंगे वो, वही है। हाँ, जनरल थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन उन्होंने स्टार्ट किया होगा, चैप्टर का नाम है वो। जनरल थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन है वो, चैप्टर का नाम है। उसमें 6 तरह के पॉइंट्स बताए जाएंगे आपको। जो नोडल स्लाइड का एक्सपेरिमेंट होता है आपका, सेकेंड ईयर में आप जाएंगे ऑप्टिक्स पर, नोडल स्लाइड का एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है नोडल पॉइंट्स का, तो नोडल पॉइंट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है उसी चैप्टर का है वो, ठीक है। तो हमको लग रहा है शायद वो स्टार्ट किए होंगे वो, आपको पता नहीं चल पाया, फीलिंग आपको नहीं आ पाई क्लास में, पर स्टार्ट वही हुआ होगा। और बताइए कोई समस्या? तो ये समस्या थी आप लोगों की, तूने बवाल कर दी नीचे जा करके, मारपीट हो गया था। बात सही है, क्रांतिकारी तो हो ही तुम, जय महारानी लक्ष्मीबाई। चल देखो, हमारा समझ में आता है ना। हाँ, मेरी न जाके शिकायत कर दीजिएगा, इन तलवार लेके मेरा ही गला काट दी किसी दिन घोड़े पे चढ़ करके। मेरा समझ में आता है ना भैया, ऐसा ना हो कि तलवार लेके हमारे ही गला काट दिया आप लोग बाहर, मिलिए बताते हैं बाहर, घोड़े पे आई और मेरा ही गला उड़ा दी खट्ट से। चलिए देखिए समझिए। तो कहने का मतलब मेरे क्या है, सेक्शन ए में बेटा फुल क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन बी में पार्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं। अब समझिए ट्रिक क्या है, एमटीडीआर से फुल क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं। एमटीडीआर से फुल क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं। एमटीडीआर आपका बहुत अच्छा कैंडिडेट हो जाता है सेक्शन बी के लिए, सेक्शन बी के लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट है ये। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब सेशन आपका एंड हो जाएगा आप देखिएगा, आपके जो साथ के बच्चे होंगे जो हमसे नहीं पढ़े होंगे वो इस चैप्टर को छोड़ देंगे, पर आप नहीं छोड़ेंगे, आप नहीं छोड़ेंगे। आपको इससे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। अब बहुत आसान होता है ये, ऐसा नहीं बहुत मुश्किल है, पर डेरिवेशन थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है और कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आप नहीं छोड़ेंगे, पर क्योंकि आप मेरे चेले हैं तो मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप इससे क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे एग्जाम, और करेंगे भी आप, ऐसा आपको समझा देंगे हम, है ना, आप करेंगे एग्जाम। इसके कुछ होता क्या है ना, देखिए जब बच्चा पढ़ता है तो होता क्या है कि जैसे फर्स्ट ईयर में आप पढ़े, फर्स्ट ईयर में अगर आप एग्जाम देते तो आपको हम कंपेयर करके बता दें। फर्स्ट ईयर में जैसे अगर आप पढ़े तो फर्स्ट ईयर में आपके सामने चैप्टर क्या क्या था, वेव वाला पोर्शन था, ऑसिलेशन वाला पोर्शन था। तो जो ऑसिलेशन वाला पोर्शन होता है बच्चों को मुश्किल लगता है वो, क्योंकि मैथ्स होती है उसमें। भाई ऑसिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए मैथ्स से लेना पड़ेगा सहारा आपको, वेव को डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैथ्स का सहारा लेना पड़ेगा। मैकेनिक्स और ऑसिलेशन वाले चैप्टर में यही अंतर होता है, मैकेनिक्स का जो होता है उसके एग्जाम्पल्स ईजी होते हैं। मान लीजिए पंखा चल रहा है, रोटेशन मोशन का एग्जाम्पल है। अब वेव अगर चल रहा है तो तालाब में पत्थर मार तालाब के पास ले जाना पड़ेगा ना। तो डेली लाइफ में वेव या ऑसिलेशन के एग्जाम्पल बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं, तो वेव और ऑसिलेशन को समझना क्या होता है, मुश्किल होता है। बात समझ आ रहा है ना मेरे। तो बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वेव वाले ज़्यादा कर देते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का चैप्टर अटेम्प्ट कर देंगे, फुल क्वेश्चन आता है फुल क्वेश्चन लिख दिया। पर वो सब जो चैप्टर्स होते हैं बेटा स्कोरिंग नहीं होते हैं। भाई थ्योरेटिकल चीज़ें
देखने में तो अच्छी लगती हैं पर स्कोरिंग नहीं होती है वो। थ्योरी कभी भी बेटा सफिशिएंट नहीं होती है, कभी नहीं होती है। आप चाहे एक किताब लिख दीजिए उसके ऊपर, 32 पेज की कॉपी है, 32 पेज आप भर दीजिए अल्ट्रासोनिक वेव पे, वो सफिशिएंट नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है उसका। एग्जाम में हमेशा फिजिक्स के ऐसा क्वेश्चन चूज करना चाहिए जिसमें डेरिवेशन क्या हो बेटा, ज़्यादा हो। डेरिवेशन क्या हो बेटा, ज़्यादा हो। बस समझा रहा है, डेरिवेशन क्या हो बेटा, ज़्यादा। ऐसा क्वेश्चन चूज करना चाहिए एग्जाम में, हमेशा हमेशा ऐसा क्वेश्चन चूज करना चाहिए एग्जाम में। ठीक, अब वो आप कैसे चूज करेंगे, आप मत चूज करिए, बस हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो करिए। पहला क्वेश्चन आपका आएगा थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी से, उसको आप अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद बेटा किस में जाएंगे आप, एमटीडीआर में। और एमटीडीआर से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपका सेक्शन बी में मिलेगा, क्योंकि एमटीडीआर के क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो सेक्शन बी के लिए बहुत एलिजिबल कैंडिडेट है ये। और सेक्शन बी में अगर आप कर ले जाते हैं, मान के चलिए पूरा नंबर आपको मिलता है इसमें। डेरिवेशन होता है इसमें, बस डेरिवेशन होता है। नहीं आ सकता है, पर वो आपकी किस्मत के ऊपर है भाई। अब उस दिन आपके सितारे कहीं कहाँ पे एडजस्ट हैं, क्या पढ़ के आप गए हैं, क्या भूल गए हैं आप, उस पर डिपेंड करता है। एग्ज़ाम का जो टोटल सिनेरियो होता है ना 3 घंटा, वो ये नहीं टेस्ट करता है कि आपकी नॉलेज क्या है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी एग्ज़ाम में टेस्ट होती है। पूरी पर्सनैलिटी, आपका टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर को कैसे झेल सकते हैं आप, कितने डिस्टर्ब होते हैं आप सराउंडिंग से, बगल वाला पीछे ऐसे खोदता है आपको, बताओ बताओ बताओ, है ना, टीचर आके 10 बार डिस्टर्ब करते हैं आपको। तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, आपकी इंड्योरेंस कैपेसिटी क्या है, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है, ये सब चीज़ें 3 घंटे के एग्ज़ाम में जज होती हैं। वो सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है बेटा, वो पूरी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। वही नंबर सेम होता है, 9 नंबर का इसमें होता है, 9 नंबर का इसमें होता है, वो फिक्स होता है। नंबर नहीं फिक्स होता है, नंबरिंग फिक्स नहीं हो, मतलब नंबर इसके फिक्स होता है। हाँ ये हो सकता है कि भाई एक 6 नंबर का हो जाए, एक 3 नंबर का हो जाए, एक 5 नंबर का हो जाए, एक 4 नंबर का हो जाए, 4.5 का भी हो सकता है अगर बराबर का क्वेश्चन है तो। पर वो लिखा नहीं रहेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। उससे मतलब ही नहीं है भाई, एक क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो जाहिर सी बात दूसरा भी आप करेंगे। तो चाहे 6-3 का हो, चाहे 5-4 का हो, चाहे 4.5 का, वो अटेम्प्ट तो आपका गया ही गया ना। मतलब अगर क्वेश्चन नंबर 6 आपने अटेम्प्ट किया तो आप 9 नंबर के लिए जा रहे हैं। अब 9 में से आप जितना स्कोर कर ले जाएं, 9 में से 5 नंबर वाला करेंगे तो 5 में से कुछ मिलेगा, दोनों कर देंगे तो 9 में से 9 मिलेगा, 9 में से कुछ स्कोरिंग होगी आपको। बात समझ आ रहा है ना। तो एमटीडीआर बेटा ऐसा चैप्टर है आपका जो किसके लिए एलिजिबल हो जाता है, सेक्शन बी के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, पहला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी से, और दूसरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे एमटीडीआर से, सेक्शन बी, है ना। बात समझ आ रहा है। और पेपर सॉल्व करने का तरीका होता है, तरीका क्या होता है, पहली कोशिश ये किया करिए। देखिए आप लोग को लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, और सबसे बड़ी टेंशन हमको सेकेंड ईयर के लिए भी है, थर्ड ईयर के लिए भी है। यही टेंशन है हमको कि लिखने की प्रैक्टिस सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों को भी नहीं है। थर्ड ईयर 1 साल लोग प्रमोट हो गए, 1 साल ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो गया। 3 घंटा जो लिख करके बच्चे आते हैं ना, देखिए साल भर आप भले पढ़ लीजिए, वो 3 घंटा जो लिखने की प्रैक्टिस होती है बेटा, उसका कंपैरिजन किसी चीज़ से नहीं है। आप कहीं भी टेस्ट दे लीजिए, कुछ भी आप पढ़ लीजिए घर पे, एग्जाम में जो आप लिख करके आते हैं वो बात दूसरी हो जाती है भाई। उसकी प्रैक्टिस नहीं है बच्चों को, आप लोग को भी नहीं है, जो थर्ड ईयर में उनको भी नहीं है। और ये बहुत बड़ा टेंशन हम लोग के लिए, यार क्या होगा बच्चों का। देखिए हम लोग की कोशिश ये होती है ना यार, हम लोग चाहते हैं कि भाई बच्चों को पूरा समझा दें, पूरा गेम प्लान बता दें, कैसे कॉपी चेक होती है, कौन सा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे, कैसे क्या होगा। हम लोग तो आप प्रोफेशनल अप्रोच से अलग चलते हैं, यार बच्चे को लगे कि हाँ हम लोग एज अ टीचर नहीं, एज अ गार्जियन समझाते हैं बच्चों को। क्या टीचर तो अपनी जगह है, ठीक है, टीचर मतलब क्या, आए पढ़ाए टॉपिक, पैसा लिए चल दिए। हम लोग तो अब मेरा ट्रीटमेंट क्या होता है, एज अ गार्जियन ट्रीट करें आपको। कहीं गलती हो रही है तो डांटते भी हैं आपको, सही काम कर रहे हैं आप तो समझाते भी, है ना। तो क्वेश्चन का अटेम्प्ट बेटा ऐसे ही करना है। पहला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी से, दूसरा क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी से सेक्शन बी में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो एमटीडीआर से कर देंगे आप। मतलब जिस सीक्वेंस में हम चल रहे हैं उसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन क्या करना है बेटा, अटेम्प्ट करना है। आप सिलेबस अगर देखेंगे तो पहला चैप्टर आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, पर हमने उसको अटेम्प्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, कोई मतलब नहीं है उसको अटेम्प्ट करने का भाई। क्वेश्चन वो 3 से 4 दिन का चैप्टर होता है बस। थर्मोडायनेमिक्स देखिए 1 महीने से ऊपर चला,
वो 3 से 4 दिन का चैप्टर होता है, थ्योरेटिकल चैप्टर है वो, कितना नंबर मिल जाएगा आपको? मिलेगा नहीं नंबर कुछ। पर थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट देखिए इंटरेस्टिंग थे, एंट्रोपी का देखिए कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग था, 4 तरह से हमने आपको एंट्रोपी समझाई है कि नहीं। इसी तरह से MTTR में थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, लंबा चलेगा ये, पर बेटा स्कोरिंग बहुत है। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई आपको? मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशन क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, कहाँ पे करेंगे आप? सेक्शन बी में आएगा ये। सेक्शन ए में आ जाता है फुल क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सेक्शन बी में तो आना ही आना है। और जैसे ही आएगा देखते ही झपट्टा मार लीजिएगा, कूद जाइएगा उसके ऊपर और तुरंत कर दीजिएगा। पूरा नंबर मिलता है इसमें, जो कि बहुत कम परसेंटेज होता है स्टूडेंट्स का जो इस चैप्टर को अटेम्प्ट करता है एग्जाम में। आप सेशन एंड होगा आप देख लीजिएगा, बहुत कम परसेंटेज होता है बच्चों का, पूरा नंबर मिलता है आपको इसमें। ठीक है भैया, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और कोई शिकवा शिकायत आप लोगों की? अब मेरी कंप्लेन कोई किया तो यहीं से टांग देंगे उल्टा उसको नीचे और छोड़ भी देंगे इसे हाथ उसका। अब जिंदा बच गया फिर लाके गिराएंगे, जैसे अकबर ने अपने भाई को किया था। चलिए देखिए, मेरी कंप्लेन कोई करेगा नहीं, पहले बता देना। हाँ आप क्यों करेंगे? सही बात है, ये बात भी सही नहीं। मान लीजिए कभी आपको गुस्सा आ गया, पता नहीं हीरो बन के आते हैं, कुछ पढ़ाते उड़ाते नहीं हैं, जाके आप कंप्लेन कर दिए तब? हाँ बस बात सही है भाई। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिए, चलिए लिखिए, थोड़ा सा लिखा दें आपको, थोड़ा सा लिखाएंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि दशहरे की छुट्टी होने वाली है। दशहरे की छुट्टी कब से होगी तुम लोगों की? अरे यहाँ की छुट्टी कब होगी यार? आज क्या है? कल चलेगा ना? मैम से हम भी पूछेंगे आज। मेला देखने जाते हैं क्या आप लोग अभी भी? कोरोना हो जाएगा ना लायक हो, बुआ फिर से आ जाएंगी, मेला खेलने घूमने जाएंगे तो। लिखिए कोरोना बुआ फिर से आ जाएंगी आपकी। लिखिए मैक्सवेल गेव, अभी आई थी, देखे थे ना कितना नाटक था। भगवान से मने अपने ससुराल में ही रहे हैं, मायके में ना आए। लिखिए मैक्सवेल गेव, हाँ मैक्सवेल, हाँ इसी में लिखिए मैक्सवेल गेव, मैक्सवेल गेव, मैक्सवेल गेव 6 थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन, मैक्सवेल गेव 6 थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन, 6 थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन, 6 thermodynamical equation, 6 thermodynamical equation to study the theory and application of theory and application of thermodynamics, to study the theory and application of thermodynamics known as Maxwell thermodynamical equation or relation, known as Maxwell thermodynamical equation or relation। ठीक है भैया, चलिए जरा इसको पढ़िए ध्यान से। तो क्या लिखा आपने, जरा ध्यान से पढ़िए। कितने ऐसे रिलेशन होते हैं? 6। कैसे बनेंगे 6 रिलेशन? कैसे बनेंगे 6 रिलेशन? आपके पास, ध्यान से मेरी बात समझिए, आपके पास कितने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं? 4। कौन कौन से? एक सेकेंड, पहला तुम बताओ प्रेशर, दूसरा तुम बताओ टेम्परेचर, तीसरा बताओ, चौथा आउट हो गए। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी, 4 होते हैं, ठीक है ना? बेटा कॉपी कंप्लीट कर लो। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी, ये 4 होते हैं, ठीक है ना? अब देखिए करते क्या, इन 4 में से 4 कौन कौन से हो गए? फिर से याद दिला दें आपको, कितने वेरिएबल होते हैं? 4। देखिए किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको और भी वेरिएबल देखने को मिलेंगे। हाँ तामझाम बहुत होता है, पर वो केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा होता है। वो हमने नाम लिया, कभी नहीं लिया ना, आप भी नहीं लेंगे।
लेंगे तो भूत पकड़ लेगा। एकदम नाम लेना नहीं हो सकता। गिव्स पोटेंशियल का, गिव्स फ्री एनर्जी का, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का, किसी का नाम बेटा नहीं लेना है। अगर आप नाम लेंगे तो क्या होगा, भूत आ जाएगा। एकदम नाम नहीं लेना है। उसका नाम केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा होता है, केमिस्ट्री में सब ज़्यादा पढ़ाया जाता है आपको। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा उसका रोल नहीं है। फिजिक्स में कब पढ़ाया जाएगा आपको, जब थर्ड ईयर में आप आएंगे या जब एमएससी करेंगे आप, तब जब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के साथ थर्मोडायनामिक्स आपको पढ़ाई जाएगी। अभी आप थर्मोडायनामिक्स का बेसिक पढ़ रहे हैं तो 4 से हमारा काम चल जाएगा। और हम तो वैसे भी लाला हैं, लाला लोग होते हैं बेटा आलसी। जब 4 से काम चल जा रहा है तो क्या 5वां बताएंगे हम? जितना सिलेबस में जिसका पैसा मिल रहा है वही ना बताएंगे यार, 5वां क्यों बताएंगे हम, बताइए। फ्री में काम कौन करता है? लाला लोग तो बिल्कुल नहीं करते हैं। बात समझ आ रहा? चलिए अब देखिए, तो 4 वेरिएबल हमारे पास है। कौन कौन से बेटा? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। इन 4 में से एक बार में कितना लेते हैं हम? 2 लेते हैं, ठीक है ना। 4 में से एक बार में कितना लेते हैं हम? 2 लेते हैं। तो 4 में से एक बार में 2 लेंगे तो कितना रिलेशन बनेगा? 4C2। और 4C2 का मतलब कितना हो गया? इसको कितने लोग सॉल्व कर ले जाएंगे? कितना आएगा? करिए, ऐसे ही करने से होगा 6। इसीलिए क्या लिखा है? 6 रिलेशन। तो मेरा बात आपके कि 4 में से एक बार में कितना लेना है बेटा? 2। 4 में से एक बार में कितना लेना है? 2 लेना है। तो कितने रिलेशन पॉसिबल होंगे? 6। और इन्हीं 6 रिलेशंस को हम क्या कहते हैं? मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन कहते हैं। मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि 6 पेयर्स आपको मिलेंगे, 6 कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। कैसे, कितने होते हैं? अभी हम 6 बना के दिखा देते हैं आपको। कितने होते हैं बताइए? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, यही होते हैं ना। 6 कॉम्बिनेशन बना देते हैं आपके सामने। रिपीट नहीं करना चाहिए बस। प्रेशर वॉल्यूम एक कॉम्बिनेशन, प्रेशर टेम्परेचर एक कॉम्बिनेशन, प्रेशर एंट्रोपी एक कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या हो गया आपको बताइए? वॉल्यूम टेम्परेचर एक कॉम्बिनेशन, ठीक है ना बेटा। और क्या हो गया? वॉल्यूम एंट्रोपी एक कॉम्बिनेशन, और क्या? टेम्परेचर एंट्रोपी एक कॉम्बिनेशन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो 4 है। 4 में से कितना लेना है बेटा? 2 लेना है, ठीक है ना। हाँ, एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा आपको। दिक्कत क्या होती है? सीक्वेंसिंग आपको करनी पड़ेगी कि जैसे जिस सीक्वेंस में आपको हम पढ़ाएंगे उसी सीक्वेंस में आपको याद करना है ना। मतलब आप बदलेंगे नहीं वेरिएबल को, बदलेंगे आप तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। बदलेंगे नहीं आप, मतलब जो पेयर हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे P, सिलेक्ट किया हमने, T, P सिलेक्ट किया है, तो वैसे ही आप भी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन जो हम करेंगे वही आप करेंगे। हो सकता है किसी किताब में कोई और सिलेक्शन हो तो उसकी बेसिस पे इक्वेशन संख्या ओवरऑल 6 ही रहेगी, पर सिलेक्शन की बेसिस पे, पेयर सिलेक्शन की बेसिस पे रिलेशन आपका बदल जाएगा। बदलेगा क्या? जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, जो राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने लिया P, T, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, तो P, T लेने पे कुछ वैल्यू हमको राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगी, कुछ वैल्यू हमको राइट हैंड साइड में मिलेगी। किसी किताब में T, P है तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। इसको लेके आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। अब कोई लेके आएगा नहीं मेरे पास कि सर इस किताब में इसे दिया है, किताब भी फाड़ देंगे, उसको भी फाड़ देंगे हम तुरंत। कोई लेके आएगा नहीं मेरे पास, क्योंकि आप समझदार हैं, आपको पता है कि भैया अगर x बराबर हम a लिख रहे हैं तो a बराबर भी x के होगा। अगर x बाई वाई बराबर a बाई बी के है तो बेटा b बाई a बराबर किसके होगा? y बाई x के, है ना। तो अब ये लेकर के नहीं आएंगे सर x बाई वाई बराबर आपने a बाई बी बताया है, किताब में b बाई a बराबर y बाई x है। अगर लेकर के आएंगे आप सोच लीजिएगा, फिर किताब भी जाएगी, आप भी जाएंगे दुनिया से, है ना। एकदम ये चीज़ समझिएगा। वो होता क्या है कि भाई देखिए, एक नोटेशन आपको चूज़ करनी पड़ती है, एक नोटेशन आपको चूज़ करनी पड़ती है। उसी नोटेशन को आप चूज़ करेंगे, उसी नोटेशन को याद करेंगे। कोई ही कंपटीशन अगर आप देने जाएंगे तब मान के चलिए पूछता है, तब आप ट्विस्ट कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, वो डिपेंड करेगा। पर बीएससी में तो ऐसा नहीं होगा। बीएससी में जो हम बताएंगे वही आपके पेपर में आएगा। कंपटीशन में कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि आप जो सीक्वेंस पढ़ के गए हैं हो सकता हो वो सीक्वेंस आपके काम में ना आए, वो बात की बात है। यहाँ तो आपका काम चल ही जाएगा। तो मेरे पास कोई लेकर के नहीं आएगा, ये समस्या लेकर के बच्चे आते हैं, सर उसमें ऐसे दिया था, आप ऐसे बताएं। तब अब या तो उनका सर फोड़ लें या तो अपना सर फोड़ लें, तो ये सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि बच्चे क्या होता है कि दिखाने के चक्कर में कि नहीं हम बहुत इंटेलिजेंट, हम किताब से ही पढ़ते हैं, बच्चे लेकर के चले जाते हैं। कौन?
तो क्या हुआ, तुमको समझ में आया ना कार्नोट साइकिल? हाँ तो बच्चों को दुनिया को समझना। किनका बेटा ऐसा है ना, कैमरा ऑफ होता तो हम कुछ कहते भी कहेंगे नहीं, कैमरा ऑफ हो जाएगा तब हम कहेंगे। नहीं नहीं ऑफ मत करिए, कैमरा ऑफ हो जाएगा तब हम कुछ कहेंगे। कैमरे पे कुछ नहीं, ऑन रिकॉर्ड हो जाता है ना वो, कैमरे पे नहीं कुछ। जब कैमरा बंद हो जाएगा तब हम कहेंगे आपसे, ठीक है। चलिए, हमसे मिले थे अभी तो कहे कि ऐसा काइनेटिक थ्योरी वाला पोर्शन तुम पढ़ा दो, कॉलेज में टीचर ही नहीं है। तो हम कहे सर अरे यार तो जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ क्या होगा, कॉलेज में उन बच्चों का क्या होगा। चलिए लिखे आगे, क्या लिखा भैया, क्या लिखा, 6 इक्वेशन और रिलेशन। फिर लिखे आगे, इन थर्मोडायनेमिक्स, इन थर्मोडायनेमिक्स, इन थर्मोडायनेमिक्स, इन थर्मोडायनेमिक्स देयर आर 4 physical quantities, there are 4 physical quantities, there are 4 physical quantities like 4 physical quantities like 4 physical quantities like कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बेटा? वो पहली क्या होती है, प्रेशर। लिखिए 4 फिजिकल क्वांटिटीज, पहले लिखिए प्रेशर, पहले लिखिए प्रेशर, प्रेशर इन ब्रैकेट कैपिटल P कॉमा टेम्परेचर, टेम्परेचर इन ब्रैकेट कैपिटल T कॉमा वॉल्यूम, वॉल्यूम इन ब्रैकेट कैपिटल V एंड एंट्रोपी, एंड एंट्रोपी इन ब्रैकेट कैपिटल S, एंड एंट्रोपी इन ब्रैकेट कैपिटल S, ठीक है ना। फिर लिखिए फुल स्टॉप बाद, टू गेट रिलेशनशिप बिटवीन, टू गेट रिलेशनशिप बिटवीन, टू गेट रिलेशनशिप बिटवीन, to get relationship between two thermodynamical quantity, to get relationship between two thermodynamical quantity, to get relationship between two thermodynamical quantity, two thermodynamical quantity out of 4, out of 4, out of 4 we have, out of 4 we have 6 relations, we have 6 relations, we have 6 relations known as Maxwell thermodynamical relations, known as Maxwell thermodynamical relations, known as Maxwell thermodynamical relation, ठीक है ना। तो पहली चीज आपको क्या समझ में आ गई कि 6 रिलेशन होंगे। 6 कैसे होंगे ये भी आपको समझ में आ गया। 6 क्यों होंगे? 4 में से एक बार में कितना लेना बेटा? 2। 4 में से एक बार में एक पेयर हम लेंगे, मतलब 2 का। तो 4 में से एक पेयर का सिलेक्शन अगर आप करेंगे तो टोटल कितने पॉसिबिलिटी बनेगी बेटा? 6। और इन्हीं 6 रिलेशंस को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस कहते हैं। एक्चुअली इनका रिलेशन से ज़्यादा इनका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो एप्लीकेशन पे ही ज़्यादा टाइम लगता है। रिलेशन तो 1 से 2 दिन में खत्म हो जाता है। एप्लीकेशन जो होता है उसका वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा? डील करेंगे, ठीक है। चलिए फिर लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लिखिए, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कितने लोगों को थर्मोडायनेमिक्स का पहला इक्वेशन याद है? लॉ तो नहीं, इक्वेशन कहेंगे उसको। कितने लोगों को याद है? क्या था सर? हाँ सर, और हाँ डी यू इज इक्वल टू, और डी यू था कि डी क्यू था, और सर था आगे क्या था बताइए? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और डी डब्ल्यू को क्या हम पी डी भी लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? कैसे पता? बचपन में पता था सर। इक्वेशन कितना बना देंगे इसको? 1 छाप दीजिए। ये सब तो बचपन का प्यार है आप लोगों के, बचपन का प्यार। बचपन का प्यार भूल गए हैं? ठीक है, क्या करना है, भगवान मालिक है। बचपन का प्यार कोई भूलता है यार? देखिए, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसी लायक नहीं हो तुम लोग, पता नहीं क्या करेंगे सब जिंदगी में। देखिए,
फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन कितने लोगों को याद है? याद नहीं होगा कि किसके बराबर TdS होता है? dq इज इक्वल टू TdS। अरे याद कर लो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये सब। एंट्रोपी आपको 4 तरह से समझाए हैं हम। 4 लोग हैं, बताइए जी पहला कॉन्सेप्ट क्या था एंट्रोपी का? बोलो जी। लकड़ी, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन। दूसरा जी तुम जी, ओए क्या होता है एंट्रोपी? जो तुमको याद हो बताओ। एंट्रोपी स्टेट फंक्शन हो गया, एक कैंडिडेट खत्म हो गया, दूसरा बताओ। एंट्रोपी क्या होता है, क्या समझाते हैं एंट्रोपी? मेन बात है, 1 हफ्ता पहले कॉपी बंद होती है, 1 हफ्ता बाद खुलती है। 4 कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया कि नहीं समझाया एंट्रोपी का? और हमने आपसे क्या कहा था कि वो चारों कॉन्सेप्ट एक साथ एक किताब में बेटा नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? आपकी कॉपी में। तो कॉपी खुलेगी तब तो। क्या होता है जी? रो तुम बताओ जी। पीछे पेज नहीं पलटना बेटा, बताओ। जब दिमाग में नहीं है पलटने कोई मतलब नहीं, बताओ भाई। देखिए गलत बात है ये। देखिए नहीं आना प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती नहीं सीखना। हम इस बात को लेके कभी गुस्सा नहीं करते कि आपको नहीं आ रहा। कभी हमने डांटा कि नहीं आ रहा आपको? कभी हमने नहीं डांटा होगा। पर जब आप नहीं सीखेंगे तब भाई गुस्सा लगता है आपको। जब बता दिया गया है तो आपको आना चाहिए। पहली चीज़ हमने क्या, ओए बंद करो कॉपी। पहली चीज़ क्या होती है? एंट्रोपी क्या होती है आपका? स्टेट फंक्शन। दूसरी चीज़ क्या होती है? एंट्रोपी से क्या मेजर करते हैं हम? सिस्टम की डिसऑर्डरनेस, डिस्टर्बेंस। तीसरी चीज़ क्या होती है? एंट्रोपी को हम एज अ थर्मल इनर्शिया क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एंट्रोपी क्या होता है? थर्मल इनर्शिया होता है। और चौथी चीज़ क्या कि सिस्टम की अनअवेलेबल एनर्जी हम एंट्रोपी से क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ये 4 कॉन्सेप्ट होता है, अभी याद कर लीजिए। पहली चीज़ एंट्रोपी क्या होती है बेटा? स्टेट फंक्शन होती है। दूसरा, एंट्रोपी से हम क्या मेजर करते हैं? सिस्टम की डिसऑर्डरनेस। और तीसरा, एंट्रोपी को हम क्या ट्रीट करते हैं? थर्मल इनर्शिया। एज ए थर्मल इनर्शिया हम कंसीडर कर सकते हैं। और चौथा कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा? एंट्रोपी की हेल्प से हम सिस्टम की अनअवेलेबल एनर्जी मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एकदम याद कर लो बेटा। इस 4 के अलावा कोई 5वां कॉन्सेप्ट एंट्रोपी का आपके काम का है ही नहीं। मिलेगा तो बताइएगा, अगले साल उसको पढ़ा देंगे, पर है नहीं। और चारों एक साथ मिलेगा नहीं किताब में, गारंटी है मेरी। ठीक है, चलिए। तो dq बराबर किसके इक्वल हो गया बेटा? TdS के आगे लिखिए, फिर लिखिए वेयर 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 dq क्या है बेटा? ये dq क्या है? क्या, कौन सी हीट है? दी गई या ली गई? कोई भी हो सकती है, लिखिए अमाउंट ऑफ हीट। वेरी गुड, अमाउंट ऑफ हीट। dq इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट टेकन और गिवन टू द सिस्टम। dq इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट टेकन और गिवन टू द सिस्टम। टेकन और गिवन टू द सिस्टम। ठीक है ना? चलिए 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 चलिए। dq के बाद क्या है जी? वेरिएबल आपका p। व्हाट इज p? p क्या है बेटा? प्रेशर। लिख दीजिए, p क्या है बेटा? प्रेशर। ठीक है। और dv क्या है बेटा? व्हाट इज dv? या du पहले लिखिए। du क्या है बेटा? सीक्वेंस में du क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज वर्ड क्यों यूज होता है? इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है? स्टेट फंक्शन होती है। तो इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है आपको, तो कम से कम 2 स्टेट होने चाहिए। और 2 स्टेट होगी तभी आप क्या निकाल पाएंगे? चेंज निकाल पाएंगे। तो डी के लिए क्या वर्ड यूज होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। छाप दीजिए, डी क्या है बेटा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके ओके। ये बताइए अब डीवी क्या है बेटा? चेंज इन वॉल्यूम। व्हाट इज कैपिटल टी? टेम्परेचर। किस यूनिट में? अरे वेरी, इतने तेज हो तुम लोग, कहाँ थे अब तक? टी क्या है बेटा? टेम्परेचर। और डीएस क्या है बाबू? बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन एंट्रोपी। डीएस क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा भाई, जिंदगी में बुढ़ापे में काम आएगा आपके। जब दादा दादी नाना नानी बन जाएंगे आप लोग, तो बच्चे आएंगे पूछने, दादी ये बताइए, दादा ये बताइए। हाँ, कहानी नहीं सुनाइएगा, एंट्रोपी बताइएगा क्या होता है।
दादा पूछेंगे तब दादा आपने क्या किया, दादा भी 80 किए, तो बताइए एंट्रोपी क्या होता है। हम नहीं बताएंगे तब आपको भी गाली पड़ेगी और बुढ़ापे में हमको भी गाली पड़ेगी। तो हमको गाली खाने का शौक नहीं है भाई, आपको भले होगा। तो सुनेंगे ना गलिया यार, रहे चाहे ना रहे, रहे चाहे गाली सुनेंगे ना यार, आत्मा तो भटकेगी ना मेरी। चलिए, और कैसे पता नहीं रहेंगे जी, नालायक, पहले ही सब बोल देते हैं। लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2, नालायक पहले ही मार डालो टीचर को। फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 वी गेट, तुम लोग से 6 महीना छोटे ही होंगे हम। फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा बताइए। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। तो क्या मिलेगा बेटा बताओ, क्या मिलेगा बताइए। du प्लस पी डी वी इज इक्वल टू किसके इक्वल बताइए, TDS के। तो यहां से बेटा du बराबर किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, TDS माइनस PD, छाप दीजिए। इक्वेशन कितना बना देंगे बताइए इसको, 3। समीकरण कितना बना देंगे बेटा, 3। ओके, चल यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, एकदम बात मत करिए, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। इक्वेशन नंबर 3 तक तो कोई दिक्कत हुआ नहीं है, सब कुछ पुरानी चीज़ें थी, कुछ नया इसमें नहीं था। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, देखिए बस यही 1-2 दिन आप लोग को दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा। अगर क्लास में 2 दिन आप एक्टिव रहते हैं तब आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा ये। और यही 2 दिन की अंडरस्टैंडिंग आपको चैप्टर में इंटरेस्ट भी ला सकती है, चैप्टर में आप बोरिंग भी कर सकती है। तो 2 दिन एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। अब मेरे पीछे मुड़ते कोई बात नहीं करेगा, डस्टर चला के मार देंगे हम। चलिए अब देखिए, समझिए, पहले देखिए ध्यान से मेरी बात समझिए। हम करेंगे क्या, 6 पेयर आपके सामने लिखा गया था ना, ठीक है ना। उन 6 पेयर को हम x, y से क्या करेंगे बेटा, रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, x, y से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब है क्या, x, y उन 6 पेयर्स में से कुछ भी हो सकता है। मतलब जो 6 पेयर थे उनको हमने एक जनरल नोटेशन में लिख दिया x, y में। बात समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कि दुनिया, अगर हम आपसे कहें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब दुनिया में जो भी स्ट्रेट लाइन है बेटा, वो सब इससे रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, पर इक्वेशन तो एक ही है। उसी तरीके से जो 6 पेयर था हमारा, उसको हमने कॉमनली रिप्रेजेंट किया है किससे बेटा, x, y से। मतलब x, y की 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है ना। हम करेंगे क्या, x, y में हम एक जनरल इक्वेशन ढूंढेंगे। बात समझिए, हम करेंगे क्या, x, y में हम एक जनरल इक्वेशन ढूंढेंगे और फिर उस जनरल इक्वेशन में x, y की जो वैल्यू चूज करनी है, चूज कर करके 6 इक्वेशन क्या कर देंगे, बना देंगे, ठीक है ना। तो अभी x, y जो हम लिए हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उन 6 इक्वेशंस को एक साथ क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो होगा क्या, जैसे स्ट्रेट लाइन है, दुनिया में जो भी स्ट्रेट लाइन है उन सबको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। जनरल इक्वेशन है ये। तो हम अभी क्या करेंगे, पहले जनरल इक्वेशन निकालेंगे और उस जनरल इक्वेशन को फिर 6 अलग अलग पार्ट में क्या कर देंगे, कैरेक्टराइज कर देंगे अपने सिचुएशन के हिसाब से, वेरिएबल सिलेक्शन के हिसाब से। बात समझ आ रहा है ना, ये काम करेंगे हम। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं ना। क्या करेंगे हम बताइए, 6 पेयर को, 6 पेयर को कह रहे मतलब, हाँ 6 पेयर को हम लोग इस फॉर्म में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे और फिर x, y में ही एक जनरल रिलेशन निकालेंगे और फिर x, y की वैल्यू चूज करके 6 रिलेशन क्या कर देंगे, हम लोग बना देंगे, ठीक है ना। लिखिए आगे, लिखिए लेट। बस 2 दिन बेटा अटेंटिव रहना है, 2 दिन एकदम ध्यान से आप पढ़ लेंगे तो आपको कभी डाउट नहीं होगा मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन में। कॉलेज में भी आप पढ़े हैं, कॉलेज में आपको एक अक्षर समझ में नहीं आया होगा, एक अक्षर आपको समझ में नहीं आएगा, हम जान रहे हैं। इसीलिए 2 दिन एकदम ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल बदमाशी नहीं करेंगे आप, ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चल लिखिए, लेट x, y be the any pair
और आज जो लोग नहीं है क्लास में उनको ज़िंदगी भर नहीं समझ में आएगा। एक्स कॉमा वाई बी द एनी पेयर फ्रॉम P, V, T and S, P, V, T and S, ठीक है। चलिए P, V, T and S, बात समझ आ रहा ना। जो 6 लिखे थे उसमें से जनरली किससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, बताइए x, y। कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। चलिए फिर लिखिए देन अब ये भी स्टेप ध्यान समझिएगा। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देन u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y, s इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y, v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y। हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या हम? आप सोच बताइए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? इसको इक्वेशन 4 बना दीजिएगा, पहले लिखिए और सोचिए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या। S x y का फंक्शन है, v x y का फंक्शन है, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है सबको कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? हाँ 6 में तो कोई भी हो सकता है, तो S की भी पॉसिबिलिटी है, v की भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। और जो u होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नहीं 3 नहीं होगा, हम दो एक बार में कितना लें, 2 लेना है, एक बार में 2 ही लेना है ना बेटा, तो 3 कैसे ले लेंगे हम? भाई हमारा कॉम्बिनेशन क्या है, 4C2 का है ना, तो कितना लेना है हमको, 2 लेना। हाँ क्या था, 3 आते हैं, 3 वेरिएबल्स आएंगे, 3 नहीं 4 आएंगे, 3 नहीं 4 आएंगे। हाँ 3, हाँ 2 कांस्टेंट होगा, 2 में रिलेशन आएगा, पर जब पेयर हम चूज करेंगे तो 2 ही का x, y की एक वैल्यू असाइन करेंगे। रिलेशन आपको 6 मिलने ही मिलने हैं, वेरिएबल सारे के सारे रहेंगे, पर जो पेयर बेटा हम चूज करेंगे वो एक बार में 2 ही रहे, मतलब एक पेयर ही रहेगा, मतलब 2 वेरिएबल्स रहेंगे उसमें। अभी आप समझ जाएंगे, कंफ्यूजन सारा क्लियर हो जाएगा आपका, जब करेंगे आप तो कंफ्यूजन सारा क्लियर हो जाएगा। मेरी बात समझ नहीं आ रही तुमको कि जब इक्वेशन देखो, तुम किस में कंफ्यूज हो रही हो, इक्वेशन में और पेयर में। पेयर चूज करने के बाद जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो इक्वेशन होगा, वो रिलेशन होगा, उस रिलेशन में 4 वेरिएबल रहेंगे, पर वो जो एक रिलेशन आएगा वो एक पेयर के लिए आएगा। तो इनिशियली पेयर में कितने वेरिएबल होंगे हमारे, 2 होंगे, जो रिजल्टेंट मिलेगा उसमें 4 होंगे, पर जो चूज हम करेंगे कौन सा करेंगे बेटा, 2 करेंगे। बात समझ में आ रहा ना? चलिए आगे लिखिए, आगे लिखिए, आगे लिखिए। कंफ्यूजन का मतलब है कि समझ में आ रहा है, कंफ्यूज अगर आप हो रहे हैं मतलब समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है ये। जी टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है आपका, पता है कि नहीं पता आपको? नहीं पता है? लेक्चर देखे थे पूरा ना, लेक्चर देखिएगा, हमने समझाया था पहले, दूसरे लेक्चर में ही समझाया है। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है आपका, नहीं? हाँ लिखिए लिखिए, इक्वेशन 4 बनाइए, इक्वेशन 4 बनाइए। 2 दिन एकदम ध्यान दीजिएगा, तभी मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन समझ में आएगा आपको। ओके ओके, फिर लेके पैराग्राफ चेंज करें। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 वी गेट। चलिए अब इक्वेशन 4 को आइए डिफरेंशिएट करते हैं। तो इक्वेशन 4 को बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए? अब देखिए ध्यान से मेरी बात समझिए, जब डिपेंडेंस आपकी 2 वेरिएबल पर हो और आपको पता ना हो कि डिपेंडेंस कैसी है, आपको ये पता है कि डिपेंड कर रहा है, कैसे कर रहा है वो आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना। तो पार्शियल और एग्जैक्ट में क्या रिलेशन होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया फर्स्ट ईयर में आप लोग को ना, हम रिलेशन लिख रहे हैं, आप बताइएगा हम सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। क्या लिखा आपने? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 वी गेट, हम लिख रहे हैं, आप बताइएगा सही है कि नहीं सही है। डी यू इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं बेटा, क्या लिख रहे हैं हम? डी यू इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं डेल यू अपॉन
del x at constant y dx प्लस del u अपॉन del y at constant x dy। पार्शियल और एग्जैक्ट में रिलेशन पढ़ाया गया होगा आपको। सिमिलरली ds बराबर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, del s अपॉन del x y प्लस del s अपॉन del y x डी अरे dx। और क्या बेटा, एंड dv बराबर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, del v अपॉन del x एट कांस्टेंट y dx प्लस del v अपॉन del y एट कांस्टेंट x dy। छाप दीजिए। सही है, आप कह रहे सर तो सही है होगा। चलिए सही है, वैसे आपकी कॉन्शियस के हिसाब से भी सही है। आप ही का सहारा है सर, आप जो कह दिए सब सही है। एक तो इतने अच्छे हैं आप लोग कोई डाउट नहीं होता है। इसकी दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हम बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं और या तो आप समझ ही रहे हैं ना आगे क्या बोल रहे हैं हम आपकी तारीफ में। चलिए इसको कंबाइंड इक्वेशन बेटा कितना बना देंगे बेटा, 5। कितना बना देंगे भैया, 5। और आज हम लोग यहीं तक क्या करते हैं बेटा, रहने देते हैं। ठीक है ना भैया, यहीं तक हम लोग क्या करते हैं बेटा, रहने देते हैं। ठीक है ना। अब आज आप घर पे जाके क्या करेंगे, देखिए 2 दिन आपको हम बहुत कम लिखाएंगे, समझाएंगे ज़्यादा। ठीक है ना। आज और कल मिला करके इसको ख़त्म कर देंगे हम। आज हमने देखिए समझाया आपको ज़्यादा क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे निकालना है, क्या निकालना है, ताकि आप लोग का डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि कॉलेज में पढ़ाया जाता है, समझ में आता नहीं है, इसलिए एकदम क्लियर करते हुए चलिएगा, एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चलिएगा। ठीक है बेटा, बोलो जी DAV। ठीक है, चलो तो आज ये क्लास को करते हैं पर एंड। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। इसी तरह से आते रहा करिए, पढ़ते रहा करिए, मुलाकात होती रहे और फीस देते रहिए। चलो है कि नहीं जी।